आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अपने इस वीडियो में एक और नया टॉपिक। ठीक है, सो इस टॉपिक का यहाँ पर नाम है रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सो बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के जरिए आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पर्पज से यूज की जाती हैं एंड कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ 3-टायर इन्फोर्समेंट मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। सो बेसिक सी बात यह है कि कंज्यूमर के रिड्रेसल के लिए यानी कि उसको जो वेरियस टाइप की ग्रीवेंसेस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली 3-टायर यानी कि 3 लेवल फिक्स किए गए हैं जो कि हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड द अपर वन नेशनल लेवल। ठीक है, एंड इनको बेसिकली जाना जाता है एज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म। स्टेट को जाना जाता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ओके, एंड बात करते हैं अपर लेवल की तो इसको जाना जाता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के नाम से। ठीक है गाइस, and they are briefly redressed to as a district form, state commission and the national commission respectively। और ये बेसिकली ब्रीफ फॉर्म में अगर कहा जाए तो जाने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के नाम से। ठीक है, while the national commission is set up by the central government, जो नेशनल कमीशन है गाइस यानी कि सर्वोच्च लेवल वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की जाती है। स्टेट कमीशन एंड द डिस्ट्रिक्ट फोरम आर सेटअप इन ईच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। और जो बात करें अगर हम स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम की तो ये बेसिकली प्रत्येक स्टेट में और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाती हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर की डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट फोरम की तो वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा सेटअप एंड स्टेबलाइज की जाएगी। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा गया है द फिगर ऑन रिड्रेसल एजेंसीज शो द हिरारिकल स्ट्रक्चर ऑफ 3-टायर मशीनरी। और जो फिगर है रिड्रेसल एजेंसी का वो बेसिकली 3-टायर मशीनरी जो है हमने बात की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल इनको शो करता है। ठीक है, as the redressal agencies. But before understanding and before studying the setup and functioning of these redressal agencies, let's see how the Consumer Protection Act define a consumer and who can file a complaint under the Consumer Protection Act. But यहाँ कहा गया है कि जैसे हम पढ़ना शुरू करें अपने तीनों रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में तो उससे पहले हमारा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बेसिकली इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर है वो कैसे डिफाइन किया गया है और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे कंज्यूमर या कस्टमर हैं या फिर कहें ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनके पास राइट होता है कंप्लेंट करने का। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर कंज्यूमर के लिए कहा गया है कंज्यूमर इज अ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स और अवेल फॉर एनी सर्विस। मतलब कंज्यूमर बेसिकली एक पर्सन को कहा जाता है जो कि बेसिकली किसी भी गुड को जो परचेज किया गया है उसे यूज करता है या फिर किसी भी प्रकार की सर्विस को वो रिसीव करता है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर डिफाइन किया गया है वो फॉलोइंग तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फॉलोइंग तरीका है वो ये है, उसमें कहा गया है एनी पर्सन हु बाय एनी गुड फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और promised और partially paid and partially promised और under any scheme of deferred payment। मतलब यहाँ पर कंज्यूमर से कहा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि कोई भी पर्सन जो किसी भी गुड को परचेज करता है और उसके बदले में कंसिडरेशन पे करता है, फिर चाहे वो कंसिडरेशन पे कर रहा हो या उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉमिस कर रहा हो फॉर फ्यूचर पे, ठीक है, या फिर उस
कंसिडरेशन को पार्शली यानी कि कह सकते हैं आधा या आधे से कम, या पार्शली मतलब कुछ अमाउंट या फिर कुछ हिस्सा उसका पे कर रहा हो, एंड पार्शली प्रॉमिस कर रहा मतलब कुछ अमाउंट पे कर दिया और कुछ का प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। और अंडर एनी स्कीम, और मतलब किसी भी स्कीम के अंदर वो कंसिडरेशन के जरिए किसी गुड को या सर्विस को परचेज कर रहा है और डिफर्ड पेमेंट करता है, तो वो बेसिकली कस्टमर कहलाएगा अंडर द कस्टमर या फिर कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ द सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। और यहाँ ये भी कहा गया है कि ये उस यूजर को इंक्लूड करता है, मतलब ये गुड यूज करने वाले उस यूजर को इंक्लूड करता है जो कि बेसिकली बायर के द्वारा उसे यूज करने के लिए अप्रूव किया गया हो, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ तो आप ये लाइन समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। सो सपोज करिए एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने कोई गुड परचेज किया, ठीक है, बट उसने क्या किया कि उसने इस गुड को खुद यूज नहीं किया, ठीक है, उसने ये गुड दे दिया दूसरे पर्सन को जो कि था पर्सन नंबर बी, ठीक है, उस पर्सन ने इस गुड को यूज किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो यूजर होगा ये हमारा पर्सन नंबर बी होगा, ना कि ए। ए जो होगा वो हमारा उस गुड का कस्टमर होगा। क्या होगा गाइस? कस्टमर, ठीक है। नाउ बट इसके आगे चलते हैं तो आगे कहा है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पज। और ये ऐसे पर्सन को इंक्लूड नहीं करता है जो कि उस गुड को रीसेल करे या फिर कॉमर्शियल पर्पज से परचेज करे। यानी कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने परचेज किया था अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है, उसने बी को दे दिया था, बट बी इसको यूज नहीं करता है। बी ने इसको लिया फॉर रीसेल पर्पज, मतलब अब ये आगे किसी और को बेचेगा, फॉर एग्जांपल सी पर्सन को, या फिर कॉमर्शियल पर्पज, या फिर कहे मतलब किसी को भी बेचेगा, ठीक है। तो ये बी होगा, ये इसका यूजर नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक तरह से ट्रेड हो गया, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो यूजर हो वो सी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सी भी इसको यूज न करे, वो भी किसी और को सेल कर दे, तो उस कंडीशन में सी भी यूजर नहीं माना जाएगा, ओके। तो आई होप आप ये लाइन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें तीनों कमीशंस को शो किया गया है बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले टॉप लेवल पर दिया गया है वो दिया गया है नेशनल कमीशन, ठीक है। कौन सा कमीशन गाइस? नेशनल कमीशन, ठीक है, जो कि सबसे अपर लेवल पर काम करती है। इसके बाद जो उसके नीचे होती है, मतलब उससे थोड़ी सी कम पावर होती है, वो होती है हमारी स्टेट कमीशन, ठीक है। और जो स्टेट कमीशन से भी कम पावर रखती है वो बेसिकली होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। अब ये गाइस तीनों की पावर अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि तीनों के जो काम करने के लेवल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अगर कोई इशू या मैटर है जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर का है या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल का है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कंप्लेंट दर्ज होगी, ठीक है। और कोई इशू ऐसा है जो कि स्टेट लेवल का है और पूरे राज्य को बेसिकली क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, तो उसकी जो कंप्लेंट होगी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऑलरेडी अपने आप ही स्टेट फोरम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। बट अगर इसके अलावा वो एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी फेमस कंपनी है, तो वो इफेक्ट करती है बेसिकली पूरे नेशनल को, यानी पूरे नेशन के पूरे कंट्री को, ठीक है। तो वो जो केस होगा वो बेसिकली स्टेट कमीशन से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेशनल कमीशन की ओर, ठीक है। नाउ इसके आगे चलते हैं गाइस हम। तो आगे हमारे पास यहाँ कहा गया है बी पार्ट में कि कौन सा और कस्टमर हो सकता है, ठीक है। तो बी में कहा गया है कि एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैव बीन पेड और प्रोमिस्ड और partially paid and partially promised or under any system of deferred payment। मतलब जो हमने ऊपर ए पार्ट में डिस्कस किया था वो तो कस्टमर है ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कस्टमर की एक और कंडीशन दी गई है कि कोई भी पर्सन जो किसी गुड को या फिर किसी सर्विस को हायर करता है या फिर अवेल कराता है, ठीक है, फॉर एनी कंसिडरेशन, मतलब किसी पेबल अमाउंट पर, या तो वो फुल्ली पे कर दिया गया हो, ठीक है, या तो फिर वो प्रॉमिस कर दिया गया है या फ्यूचर पे के लिए, या तो पार्शली पे कर दिया गया, या तो पार्शली प्रॉमिस कर दिया गया हो, या तो फिर वो किसी सिस्टम के अंडर
परचेज किया गया हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी वो पर्सन क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा, ओके। एंड इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन कंसर्न। और ये बेसिकली उस बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस को भी इंक्लूड करता है जो कि बेसिकली उस सर्विस को परचेज करने वाले पर्सन के द्वारा अप्रूव किया गया हो, ठीक है। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विस फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। लेकिन ये उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करता है जो बेसिकली उस सर्विस को यूज कर रहा हो एज ए कॉमर्शियल पर्पस और एज प्रॉफिट पर्पस, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं गाइस। तो आगे हमारे पास यहाँ कहा गया है कि हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। मतलब ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास राइट होता है बेसिकली कंप्लेंट फाइल करने का, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग वेरियस कंडीशंस दे रखी हैं जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कहा है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो यहाँ सबसे पहले कहा है अ कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म कैन बी मेड बाय। मतलब अगर एक एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म कंप्लेंट नहीं करती है तो उससे पहले जो कंप्लेंट करेगा वो कौन होगा, ठीक है। सिंपल सा मतलब इसका ये है। तो पॉइंट नंबर 1 की ओर चले तो यहाँ कहा है एनी कंज्यूमर। मतलब कोई भी एक कंज्यूमर जो किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है, ठीक है, वो लायबल होता है या फिर कहीं उसके पास पूरा अधिकार और राइट होता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में कहा है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल कस्टमर नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली कुछ एसोसिएशन कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, ठीक है, उसने कुछ गुड परचेज किए फ्रॉम एनी स्टोर एंड उस गुड में कोई डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। तो गुड्स जो परचेज किए गए थे उसकी जो बिलिंग हुई थी वो तो हुई थी ट्रस्ट के नाम पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन कंज्यूमर नहीं माना जाएगा उस गुड के लिए जिसके नाम पर बिल है। यानी कि ट्रस्ट के नाम पर अगर बिल है तो वो ट्रस्ट बेसिकली एक कंज्यूमर एंड कस्टमर मानी जाएगी उस गुड के अकॉर्डिंग। एंड उस ट्रस्ट के पास ही राइट होगा कि वो उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट या फिर कोई इशू फाइल कर सके, वेदर इट वाज इन कंज्यूमर फोरम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और एट नेशनल लेवल, ठीक है। और बात करते हैं गाइस इसके अंदर ही। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ट्रस्ट कैसे फाइल कर सकता है कोई भी कंप्लेंट। तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूं कि ट्रस्ट फाइल नहीं करेगा। जो ट्रस्ट के अंदर जो वेरियस रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जिनके पास कह दें कि राइट होता है ट्रस्ट को मेंटेन करने का एंड उसके लिए लीगल एक्शन एंड डिसीजन लेने का, ठीक है। तो वो पर्सन रोल प्ले करते हैं एज अ ट्रस्ट और वही सारा कुछ ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो पॉइंट नंबर 3 में कहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो भी एक कस्टमर एंड कंज्यूमर हो सकती है और उसके पास भी राइट होता है किसी भी प्रकार की मेल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग केस फाइल करने का, ठीक है। आप कहेंगे कि गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हो सकती है, मतलब एक कंज्यूमर और वो केस कैसे फाइल कर सकती है, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट कैसे हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। तो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा मान लीजिए प्लांट परचेज किया या फिर कहें बनवाया, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। बट इसका जो मोटिव था उस प्लांट का वो था पूरे स्टेट के पर्पज से या फिर कुछ सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रख के, ठीक है। और ये जो प्लांट था ये सही से ऑपरेट नहीं हो पाया और नहीं काम कर पाया क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज थे या फिर कुछ कमी रह गई थी। तो उस कंडीशन में जो राइट होगा केस फाइल करने का वो होगा बेसिकली
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे परचेज किया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसे परचेज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके लायबल कस्टमर हो सकते हैं केस फाइल करने के। ठीक है, अब चलते हैं गाइस इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 में कहा है वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब मैं बता दूं आपको ये है कि एक कस्टमर तो फाइल कर ही सकता है, कि एक भी कर सकता है और मोर कंज्यूमर भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ गाइस कहा गया है कि न्यूमेरियस कंज्यूमर्स, मतलब न्यूमेरियस से सिंपल से मतलब होता है नंबर ऑफ कस्टमर से, यानी कि एक कस्टमर अपने बिहाफ पर कर सकता है और दूसरे के बिहाफ पर कर सकता है। बट यहाँ कहा गया मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस कंज्यूमर्स, मतलब एक से ज़्यादा कस्टमर कई लोगों के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। हैविंग द सेम इंटरेस्ट, मतलब सिंपल कंडीशन ये है कि उन सभी का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसकी हेल्प से आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है जिसके रिगार्डिंग कुछ इश्यू हुए थे कुछ दिन पहले, जो कि थी मैगी। ठीक है, सो मैगी के रिगार्डिंग कुछ इशू आए थे, वो ये थे कि मैगी का जो कंटेंट था या फिर इंग्रेडिएंट थे उसमें लेड की मात्रा अधिक पाई गई थी, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होने क्रिएट हो गए थे। तो इसके रिगार्डिंग एक पर्सन ने एक कंप्लेंट फाइल करी थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कंप्लेंट फाइल हुई, लेड की मात्रा अधिक पाई गई, तो बाद में मैगी को कंपनसेशन देना पड़ा। ठीक है, सो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि मैगी तो गाइस बहुत से लोग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पब्लिक इंडिया की यूज़ करती है। ठीक है, और जहाँ भी प्रोवाइड की जाती है वहाँ की भी यूज करती है। सो सिंपल सा मतलब ये है कि मैगी के खिलाफ में उस एक इंडिविजुअल पर्सन ने तो केस फाइल करा ही था, बट अगर चाहते तो मोर कंज्यूमर्स भी ऑन द बिहाफ ऑफ अदर न्यूमेरियस कंज्यूमर केस फाइल कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो सभी के हेल्थ से रिलेटेड थी और सभी जो जो उसका यूज करते थे उसके बिहाफ पे केस फाइल किया जा सकता था, क्योंकि उन सभी का इंटरेस्ट जो था वो था हेल्थ इश्यूज, क्योंकि लेड की मात्रा अधिक थी और जो कि सबका सेम था। ठीक है, नाउ इसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 5। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा है अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मैनर। डिसीज्ड कंज्यूमर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि अपना हक लेने के काबिल नहीं होता है, या फिर इस पर्सन को हम मृतक भी कह सकते हैं, यानी कि जो पर्सन मर गया हो या फिर मतलब अपना जो राइट है उसके रिसीव करने के लायक या उस कंडीशन में ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो लीगल हायर होता है या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉमिनी होता है उसके पास राइट होता है केस फाइल करके उसके जो हक और अधिकार हैं उनका कंपनसेशन लेने का। ठीक है, एंड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ कहा गया है लेट अस नाउ सी हाउ द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड बाय द 3 टायर मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो यहाँ कहा गया है कि चलिए अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस यानी कि कस्टमर की जो बाधाएं हैं वो किस प्रकार से सॉल्व की जाती हैं इन तीनों टायर मशीनरीज के जरिए, जो कि बेसिकली हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ठीक है, जो कि आती हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके बारे में तीनों पॉइंट्स के बारे में वीडियो हम अलग से सेपरेट बनाएंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।